नमस्कार साथियों, मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल टीच विद निकेता में। आज हम CDP का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो आपके यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर के साथ साथ आपके सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी ऑप्शन है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सी ऑप्शन है बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है और डी ऑप्शन है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि बुद्धि जो होती है वो व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। और टर्मन एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका मानना था कि व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। और अमूर्त चिंतन क्या होता है? जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती उनके बारे में सोचना। और तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि NCERT 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। पहला है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन कराना, दूसरा ऑप्शन है रटने को महत्व प्रदान न करना, और सी ऑप्शन है पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, और डी ऑप्शन है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो अगर NCERT 2005 की बात की जाए तो इसके कुछ आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं कि पहला सिद्धांत इसका कहता है कि छात्रों में रटन प्रणाली जो होती है रटने के महत्व को कम करना, बच्चों को रटने से बचाना, कि रटन प्रणाली पर जोर नहीं देना चाहिए बच्चों को। क्यों नहीं देना चाहिए? उन्हें बच्चे के ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए? वास्तविक ज्ञान से जोड़ना चाहिए। इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि पुस्तकों से इतर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना, और समावेशी शिक्षा की प्रणाली यानी कि समावेशी शिक्षा जो है उसकी जो पद्धतियाँ हैं उनको अपनाना, और नेक्स्ट पॉइंट है लैंगिक भेदभाव की समाप्ति करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। ये NCERT 2005 में सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती है शिक्षा मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बी ऑप्शन है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, सी ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, और डी ऑप्शन है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। किसने कहा था? ये किसका कथन है? ये कथन है जीन पियाजे का। किसका कथन है ये? ये कथन है जीन पियाजे का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया का संबंध है मानसिक अक्षमता से, लेखन अक्षमता से, पढ़ने की अक्षमता से, या फिर शारीरिक अक्षमता से। तो अगर डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक अधिगम विकार है। जितने भी अधिगम विकार हैं ये आपके सब इम्पोर्टेंट हैं। हर बार एग्जामिन से एक क्वेश्चन हर बार आता है तो इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पूछा डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया किससे है? ये आपके पढ़ने की अक्षमता से संबंधित होता है। और अगर डिसग्राफिया की बात करें तो डिसग्राफिया आपके लिखने की अक्षमता से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया ये हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन है पहला उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, बी ऑप्शन है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी ऑप्शन है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, और डी ऑप्शन है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बच्चों में नैतिकता विकास के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो वो हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं शिक्षक एवं विद्यार्थी में कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी
कि शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य स्नेह, विश्वास और सम्मान का संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? फ्रोबेल, W.H. किलपैट्रिक, मिशन हेलन पार्कहर्स्ट या फिर डोल्टन ने? किसने किया था? डोल्टन विधि का किया था मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, बी ऑप्शन है सहयोग की भावना को, सी ऑप्शन है प्रतिद्वंद्विता की भावना को और डी ऑप्शन है तटस्थता की भावना को। तो एक अच्छा अध्यापक किस चीज को बढ़ावा देता है स्टूडेंट के बीच में? वो देता है सहयोग की भावना को। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, सी ऑप्शन है बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की और डी ऑप्शन है बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो टीचर की विशेषता है, टीचर की जो भूमिका है वो है उन्हें सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी ऑप्शन कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी ऑप्शन है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं और डी ऑप्शन है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो अध्यापक की दृष्टि से सबसे अच्छा कथन वो है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। क्यों? क्योंकि अधिगम प्रक्रिया के समय टीचर क्या है, अलग अलग टीचिंग मेथड जो होती हैं, शिक्षण विधि जो होती हैं, उनकी सहायता से जो असमान बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं या मानसिक योग्यता वाले बच्चे हैं, जिनके अलग अलग मानसिक योग्यता वाले बच्चों को है क्या कर सकता है, ज्ञान प्रदान करके उन्हें समायोजन के योग्य बनाकर व्यवहार परिवर्तन कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चा किस प्रकार सीखता है? ऑप्शन है पहला पुस्तकें पढ़कर, दूसरा ऑप्शन है परिचर्चा द्वारा, सी ऑप्शन है प्रश्न पूछकर या फिर कई प्रकार से। तो बच्चा कैसे सीख सकता है? बच्चा कई प्रकार से सीख सकता है। कैसे? पुस्तकें पढ़कर बच्चा सीख सकता है, परिचर्चा करके भी सीख सकता है, प्रश्न पूछकर बच्चा सीखता है और अनुकरण द्वारा भी बच्चा सीख सकता है। दूसरे को देखकर बच्चा सीखता है और समस्याओं का हल यानी कि निदान करके सीख सकता है और खेल, मनोरंजन, मूल्यपरक आदि मतलब जो स्टोरियाँ होती हैं उन्हें पढ़कर भी बच्चा सीख सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि बच्चा कई प्रकार से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सर्वोत्तम है? विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, बी ऑप्शन है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, सी ऑप्शन है विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं और डी ऑप्शन है कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, उसके माता पिता अनपढ़ हैं, उसे अध्ययन में रुचि नहीं है या फिर गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि गणित शिक्षण की जो विधि है वह है त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि कोई भी ज्ञान है या अधिगम है वो लिंग आधारित नहीं होता। यदि मधु क्या है गणित में कमजोर है तो वो इस बात की पुष्टि करता है कि या तो मधु को दिया गया ज्ञान सही नहीं है, त्रुटिपूर्ण है, या फिर जो आपकी अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण विधि है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है और डी ऑप्शन है विद्यार्थी को सदैव अनुशासन में रखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कि विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, बच्चे में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान
योग्यता का विकास करना या बच्चों में संवेगात्मक विकास करना। तो गणित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि बच्चों में तार्किक चिंतन, समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहरा ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है या वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। डी ऑप्शन पर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना या फिर बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का जो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह बच्चों का सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो बच्चा कैसा होगा? सामान्य बुद्धि का, विकृत बुद्धि का, उत्कृष्ट बुद्धि का या प्रतिभाशाली बुद्धि। टर्मन के अनुसार जो अगर हम बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं 71 से कम किसे, जो 71 से कम है तो कैसा होता है? वो होता है जड़ बुद्धि का। अगर 71 से 80 है तो कैसा होता है? अल्प बुद्धि का होता है। 81 से 90 का है तो मंद बुद्धि का होता है। और 91 से 110 का है तो कैसे होगा? वो सामान्य बुद्धि का बच्चा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं आपको, आता है क्वेश्चन और वर्गीकरण में भी आता है। 110 से बात करते हैं हम, यानी कि 111 से अगर 120 की बात की जाए तो तीव्र बुद्धि का बच्चा होता है। और अगर 121 से 130 की बात की जाए तो कैसा होता है? वो प्रखर बुद्धि का होता है। और अगर 130 से अधिक की बात की जाए तो कैसे होता है? वो प्रतिभाशाली बच्चा होता है। हमसे पूछा है 90 से और 110 के मध्य का, तो बच्चा कैसा होगा? बच्चा हो जाएगा सामान्य बुद्धि का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? मतलब स्टूडेंट ने कोई प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन पूछा टीचर से और टीचर उस चीज को उसका आंसर एकदम से नहीं दे पाता तो टीचर की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, या शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता, या शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या फिर तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, ऑप्शन पहला है। दूसरा ऑप्शन है आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। सी ऑप्शन आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। और डी ऑप्शन आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुरस्कार एवं दंड कैसे हैं? इम्पोर्टेंट सकारात्मक प्रेरक हैं, स्वाभाविक प्रेरक हैं, कृत्रिम प्रेरक हैं या फिर अर्जित प्रेरक हैं? तो पुरस्कार और दंड कैसे हैं? ये कृत्रिम प्रेरक हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही हुआ कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है। कोई भी दो इंसान या दो बच्चे सेम नहीं हो सकते, वो अलग अलग होते हैं। बच्चों की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं
व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो बच्चों के मूल्यांकन की बात की जाए तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक होना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या अर्थ होता है कि छात्रों के अभिवृद्धि विकास के दोनों पक्षों, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों का आकलन किया जाए, जो अधिगम के निम्न क्षेत्रों से जुड़े हों, जैसे से जुड़े हों, वो ज्ञान से जुड़े हुए हों, बोध से जुड़े हुए हों, प्रयोग से, विश्लेषण से, मूल्यांकन से, सृजन से और संश्लेषण से। ठीक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या होता है, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का पता चलता है, जिससे छात्रों की कमजोरियों को दूर कर उनका निदान किया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ किसके लिए हुआ था? 6 से 14 वर्ष के लिए, 7 से 13 वर्ष के लिए, 5 से 11 वर्ष के लिए, फिर 6 से 12 वर्ष के लिए। तो भारतीय संसद में 4 अगस्त 2009 को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक कक्षा यानी कि कक्षा 8 तक का मौलिक अधिकार बना दिया गया था कि भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के भाग, कौन से भाग? तीसरे भाग में एक नए अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद को जोड़ा गया था? 21A को जोड़ा गया और 1 अप्रैल 2010 से यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के 2019 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका सुपर टेट के 2019 में ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि कब से लागू हुआ था। तो लागू कब से हुआ था? ये 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, ये शिक्षा है, शिक्षा संहिता का, ये अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का और बाल मनोविज्ञान का। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है या फिर वह प्रतिभाशाली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चा क्या है, वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बच्चा है। यदि कोई बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता है तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका आशय होता है कि शिक्षक द्वारा प्रयोग की जा रही शिक्षण विधि छात्रों के अधिगम के अनुकूल है और बच्चा क्या कर रहा है, उसमें उस अधिगम में रुचि ले रहा है और वो क्या कर रहे हैं, वे जिज्ञासु प्रकृति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों से झगड़ा करता है, आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप कारण का पता लगाएंगे और उसके परामर्श देंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके CDP के 30 क्वेश्चन थे। आपका क्या स्कोर हुआ, आपका कितने क्वेश्चन सही, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।